So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel The Creative Minds Academy। आज की जो वीडियो रहने वाली है इसके अंदर जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज योर इकोसिस्टम। ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को ही हम लोग बेसिकली कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली आप लोग 5 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, 5 सब टॉपिक्स के अंडर आप पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, व्हाट इज इकोसिस्टम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। फिर इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से इकोसिस्टम फंक्शन करता है ना। देन यू विल स्टडी अबाउट प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो कैसे होता है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, और इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। देखो, इकोसिस्टम बेसिकली है क्या। लेट्स से आप अभी दिल्ली में रह रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में भी आप लेट्स से किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप शहादरा में रह रहे हैं। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर आप शहादरा के अंदर जब रह रहे हैं तो यहाँ पर भी आप रह रहे हैं, आप कुछ पर्टिकुलर चीजों के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपके आसपास जो है अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, और आप वहां पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपका जो इंटरेक्शन हो रहा है वो ह्यूमन बींग्स के साथ भी हो रहा है, अपने आसपास वाले और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपको पता हो या नहीं पता हो, बट असल में आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है। तो बेसिकली इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम रेफर्स टू द सराउंडिंग्स, है ना। बेसिकली वो इंटरेक्शंस जो है आपके बीच में और आपके और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, या फिर आपके और एनवायरनमेंट के बीच में, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। तो बेसिकली इट इज अ फंक्शनल यूनिट। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि आपस में भी इंटरेक्शन होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ तो इंटरेक्शन होगा ही। इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और अ सी। ऑब्वियसली जो इकोसिस्टम का साइज है वो छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है आपका जो है लाइफ बेसिकली सपोर्ट हो पा रही है। जहां पर भी बेसिकली लाइफ सपोर्ट हो पा रही है, यानी कि वहां की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, कुछ लिविंग स्पीशीज के लिए वो एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबल है, इसीलिए वहां पर लाइफ एग्जिस्ट हो रही है। तो जहां पर भी लाइफ एग्जिस्ट हो रही है वहां पर एक इकोसिस्टम फॉर्म हो जाता है। फिर डजेंट मैटर वो बहुत छोटा भी हो सकता है या फिर वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem as a composite of all local ecosystem on earth। इसीलिए जो कुछ इकोलॉजिस्ट है बेसिकली जो इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, आपके एनवायरमेंट रिलेटेड चीजों को जो स्टडी करते हैं, वो बेसिकली बायोस्फीयर को भी एक ग्लोबल इकोसिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर जितने भी इकोसिस्टम हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो सारे कंबाइन हो जाते हैं। Since this system is too much big and complex to be studied, it is convenient to divide it into two basic categories। यानी कि जितने भी इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं वो उनको हम लोग मेजरली दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज टेरेस्ट्रियल एंड द अदर वन इज एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, टेरेस्ट्रियल का मतलब है बेसिकली लैंड इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि जो लैंड इकोसिस्टम है दैट इज योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एंड एक्वाटिक जो है वो रेफर करता है आपका जितने भी बेसिकली इकोसिस्टम या जितने भी इंटरेक्शंस जो हैं वो आपके वाटर के अंदर हो रहे हैं, दैट रेफर्स टू एक्वाटिक इकोसिस्टम। आगे एग्जांपल्स हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट आर एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ponds, lakes, wetland, river and estuary are examples of aquatic ecosystem. Troph field and aquarium may also be considered as man-made ecosystem। देखो, अब इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो इकोसिस्टम को हम और किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, और हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिकली नेचुरल एंड मैनमेड। मैनमेड को आप आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली नेचुरल कौन से होंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो नेचर से है ना, जो
बेसिकली जो नेचुरली अकर हुए, और मैनमेड कौन से होते हैं जिनको हम बना लेते हैं ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में कई लोग एक्वेरियम रखते हैं, तो एक्वेरियम के अंदर आपने क्या किया, बेसिकली उस एक्वेरियम के अंदर आपने उन फिशेस को या जो अदर स्मॉल स्मॉल एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स आपने रखे हुए हैं, उनको आपने वो कंडीशंस प्रोवाइड करी हुई है ताकि वो वहां पे क्या कर सके, बेसिकली सरवाइव कर सके। आप उनको खाना दे रहे हो, आप कंटिन्यूअसली एक पीरियोडिक क्लीनिंग कर रहे हो आप उस एक्वेरियम की। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो एग्जांपल्स होते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम, क्योंकि वहां पर भी लाइफ सपोर्ट हो रही है, पर जो लाइफ सपोर्ट हो रही है वो एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, या एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो आपने बेसिकली क्रिएट किया है कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस उनको देके। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की, ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, देखो, इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड द आउटपुट। देखो सबसे पहले होता क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, वी नीड टू गिव सम इनपुट। देखिए, इनपुट के बिना रिजल्ट तो कभी भी नहीं मिलता ना। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या आप लोगों का सीयूईटी या नीट जैसा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। तो कोई भी चीज हो ना, वी नीड टू गिव सम इनपुट। ऐसे ही अगर हम लोगों को इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली किसी भी लिविंग स्पीशीज को सरवाइव कराना है, तो हमें वहां पर कोई इनपुट देना पड़ेगा। तो बेसिकली उसी को हम लोग प्रोडक्टिविटी भी बोल देते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, अब जो इनपुट हमने दिया है ना, हमने फूड की फॉर्म में दिया है, हमने कुछ एनर्जी की फॉर्म में दिया, उसका ट्रांसफर भी तो होगा ना डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, है ना। बेसिकली हमने लेट से क्या किया, हमारे प्लांट्स से, तो प्लांट्स ने अगर खाना बनाया तो वो जो खाना है वो अब हर्बीवोर्स खाएंगे, उसके बाद हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर जो हो रहा है वो फूड की फॉर्म में हो रहा है ना। हर्बीवोर्स के लिए जो फूड थे वो प्लांट्स थे, बट उन्हीं प्लांट्स से उनको एनर्जी मिली, तो वहां पे एनर्जी और फूड दोनों का एक तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं वो, एंड द आउटपुट, यानी कि आउटपुट क्या है ना, बेसिकली वहां पर कुछ एनर्जी लॉस भी होगा, है ना। तो वो सारा भी हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। यानी बेसिक अगर 3 स्टेजेस की हम लोग बात करें, दैट इज इनपुट, सेकंड वन इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एंड थर्ड वन इज आउटपुट। इसके अलावा हम लोग साइकिल्स चेन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब देखो, एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स मेजर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक कौन से होंगे, बायोटिक आर द लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, यानी कि जो आपके लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक। अबायोटिक कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो हम लोगों को ये भी पता है कि जो डिफरेंट बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हैं वो अपने आप आपस में और अपनी सराउंडिंग्स को एक अच्छे खासे वे में वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो अभी हम लोग बेसिकली इन्हीं को स्टडी करेंगे, ठीक है। इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर that is characteristic for each type of ecosystem. Identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem give its species composition. Vertical distribution of species, different species occupying different level is known as stratification. अब हम इसको समझ लेते हैं, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है, एक ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है जो हर टाइप के इकोसिस्टम के एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग क्या करें, डिफरेंट प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो डिफरेंट लेवल्स पे मिल रहे हैं इकोसिस्टम के, अगर हम लोग उनका आइडेंटिफिकेशन कर ले या उनका एक हम लोग नंबर्स हम लोग क्या करें, अपने पास में रखे, नंबर्स का एक रिकॉर्ड रखे कि असल में किस लेवल पे कितने ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि स्पीशीज कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का कितना नंबर बेसिकली असल में हमारे नेचर के अंदर उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और यही जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना डिफरेंट स्पीशीज का, जो हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्पीशीज को बेस्ड ऑन डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। एग्जाम्पल, ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्राटा और अ लेयर ऑफ फॉरेस्ट, shrub the second, and herbs and grasses occupy the bottom layer.
Components of the ecosystem are seen to function as units when you consider the following aspects. तो अभी वो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? प्रोडक्टिविटी की, यानी जो इनपुट था. डिकम्पोजिशन, देन एनर्जी फ्लो, एंड द फोर्थ वन इज न्यूट्रिएंट साइकिल. ये 4 पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है. टू अंडरस्टैंड द ethos ऑफ द इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम. अब वो सबसे पहले क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है एक्वाटिक इकोसिस्टम की, जिसमें उसने क्या लिया है? बेसिकली पॉन्ड को ले लिया, which is a self-sustainable unit and rather simple example that explain the complex interaction that exists in an aquatic ecosystem. देखो, पॉन्ड बेसिकली जो होता है आपका, that is a natural ecosystem. अब इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, क्योंकि वहां पर जो है बेसिकली वाटर लविंग ऑर्गेनिज्म, जो आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वहां पर रह रहे होते हैं. इट इज अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट. ठीक है, क्या है सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट? से क्या मतलब है कि बेसिकली वहां पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद ही इंटरैक्ट कर रहे हैं. वहां पर जो न्यूट्रिएंट साइकिल होगा वो खुद चल सकता है उन्हीं ऑर्गेनिज्म से जो बेसिकली वहां पर प्रेजेंट है. आपके एक्शंस की उस पॉन्ड के अंदर जरूरत नहीं है इन ऑर्डर फॉर द सर्वाइवल. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर इन सम रेयर कंडीशंस. ठीक है. A pond is a shallow water body in which all the above mentioned four basic components are well exhibited. अब जो पॉन्ड होता है इट इज अ शैलो वाटर बॉडी, और इसके अंदर ये जो चारों कंपोनेंट्स है ये आराम से मिल भी सकते हैं. Abiotic component is the water with all the dissolved inorganic and organic substances. अभी सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अबायोटिक कंपोनेंट की, दैट इज वाटर, जिसके अंदर आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जितने भी आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वहां पर चाहिए वो सारे क्या होते हैं उस वाटर के अंदर बेसिकली डिसॉल्व होते हैं. इसीलिए बोलते हैं ना वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट. एंड द रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. ठीक है, तो यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे हम लोग अब बात कर लेते हैं इसके अंदर. अबायोटिक कंपोनेंट सबसे पहले वाटर और साथ में सॉइल. ठीक है. अब सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड. अब वो जो पॉन्ड है बेसिकली वो वर्क करेगी किस रेट पे वर्क करेगी, किस स्पीड से बेसिकली वहां पर एनर्जी का कंजम्पशन होगा या जो एनर्जी का फ्लो है वो किस तरीके से होगा, वो सारा कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? द फर्स्ट वन इज सोलर इनपुट, यानी कि अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय द पर्टिकुलर पॉन्ड. द साइकिल ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, यानी कि टेम्परेचर का साइकिल क्या है बेसिकली, वहां पर दिन में कितना टेम्परेचर रह रहा है, रात में कितना टेम्परेचर रह रहा है, और जो सुटेबल टेम्परेचर वहां पर चाहिए वो कितने टाइम तक रह रहा है ना. उसके अलावा डे लेंथ कितनी है, यानी लेंथ ऑफ द डे कितना है, दिन कितना बड़ा है, रात कितनी बड़ी है, उस पर डिपेंड करेगा. एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है, और भी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं उन पे भी वो डिपेंड करता है. The autotrophic components include the phytoplankton, some algae, and the floating submerged and marginal plants found at the edges. अब अगर हम लोग बात करें ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स जो लेक्स के अंदर वहां पर प्रेजेंट है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स की बात होनी शुरू होगी. बायोटिक के अंदर भी अब अगर हम लोग बात करें आपके ऑटोट्रॉफ्स की, अब हम बात करें आपके ऑटोट्रॉफ्स की, तो उसके अंदर क्या क्या है? फाइटो प्लैंकटन. ये जो एनसीईआरटी का पीडीएफ रहने वाला है, एनोटेड पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, जहां से आप इसको आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हैं. सम एल्गी एंड सम प्लांट्स. ठीक है, तो ये बात हो गई आपके ऑटोट्रॉफ्स की जो बेसिकली क्या करेंगे, आपका फूड प्रोडक्शन करेंगे. The consumers are represented by the zooplankton, the free swimming and bottom dwelling forms. अभी जो आपके कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स का मतलब क्या है, जो खाना बेसिकली जो बनाएंगे या जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वहां पर, उनको कंज्यूम आपके कौन करेंगे, उनको कंज्यूम आपके करेंगे कंज्यूमर्स. ठीक है, कंज्यूमर्स कौन कौन से होंगे आपके? जू प्लैंकटन, और साथ में बेसिकली कुछ और फ्री स्विमिंग या जो बॉटम में जो सबसे नीचे पॉन्ड के अंदर जो कुछ फॉर्म्स रहती है एक्वाटिक फॉर्म्स वो. डीकम्पोजर्स आर फंजाई,
बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। नेक्स्ट डीकम्पोजर्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे? दैट विल बी योर फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो ये आपके जो है डीकम्पोजर्स होंगे जो क्या करेंगे, जितना भी वेस्ट वहां पर जनरेट होगा उसको डिकम्पोज करने का काम आपके डीकम्पोजर्स करेंगे, जिनके अंदर मेजरली फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये मेजरली, अगर ये लेट से कोई पॉन्ड है तो जो इसका बॉटम वाला एरिया होता है ना, यहाँ पर जो आपके मैक्सिमम डीकम्पोजर्स हैं वो मिलेंगे। The system perform all the function of an ecosystem and biosphere as a whole। ये जो सिस्टम है पूरा, ये क्या करेगा, जितने भी फंक्शन एक इकोसिस्टम के अंदर होने चाहिए, एक्वाटिक इकोसिस्टम की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो सभी फंक्शंस भी परफॉर्म करेगा। और बायोस्फीयर के अंदर भी अगर एक्वाटिक सिस्टम को इंटरेक्ट करे वो किस तरीके से करेगा, ये उसके भी सारे फंक्शंस बेसिकली परफॉर्म कर रहा होता है। फंक्शंस कौन कौन से हैं आप ध्यान से सुनिएगा। Your functions are the conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy of the sun by autotrophs, consumption of the autotrophs by heterotrophs, decomposition and mineralization of the dead matter to release them back for reuse by the autotrophs. These events are repeated over and over again. This is a unidirectional movement of energy towards the higher trophic level and its dissipation and loss as heat to the environment। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सबसे पहले कौन कौन से फंक्शंस वहां पर हो रहे हैं जो इकोसिस्टम के अंदर होते हैं। जितना भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, सन की हेल्प से बेसिकली जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो क्या करेंगे, वहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, ताकि जितना भी मटेरियल वहां पर प्रोड्यूस हुआ है ना, उसका बेसिकली क्या हो सके, हेट्रोट्रॉफ्स उसको क्या कर सके, बेसिकली कंज्यूम कर सके। ठीक है, डीकम्पोजिशन हो सके और मिनरलाइजेशन हो सके जितना भी डेड मैटर वहां पर है, ताकि क्या हो सके, जो जितना भी उसका डीकम्पोजिशन हुआ है, जितना भी वहां पर इनऑर्गेनिक मटेरियल बनेगा वो दोबारा से आपके ऑटोट्रॉफ्स यूज कर सके और उसको इनऑर्गेनिक से दोबारा ऑर्गेनिक फॉर्म्स के अंदर ला सके। तो यही साइकिल बेसिकली आपकी चलती रहती है। ठीक है, और इट इज अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं है कि एक बार ही आपके ऑटोट्रॉफ्स ने बेसिकली लेट्स से इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया एंड आपके ऑटोट्रॉफ्स को या उनके बनाए हुए फूड को कंज्यूमर्स ने या फिर जो आपके बेसिकली हेट्रोट्रॉफ्स हैं उन्होंने खा लिया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से वापस हो सकता है ना। जो वो फ्लो है वो इस तरीके से ही जाएगा, है ना। बेसिकली होगा क्या, हाइयर ट्रॉफिक लेवल पे ही जाएगा और जितना भी वहां पर हीट लॉस होता है वो कहाँ चला जाता है, जो लॉस होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जितनी भी हीट वहां पर रिलीज होगी वो दोबारा से आपके एनवायरनमेंट के अंदर चली जाएगी। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। बेसिकली हम लोगों ने बात करी कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, कौन कौन से मेजरली कॉम्पोनेंट्स हैं, अबायोटिक है, बायोटिक है, और इसके अलावा बेसिकली प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल बेसिकली जरूरी है किसी भी इकोसिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? A constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain। यानी कि कोई भी इकोसिस्टम हो उसके लिए कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, अगर उस इकोसिस्टम को बेसिकली एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना है और उसको वहां पर सस्टेन करना है। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis। अब सबसे पहले वो क्या बोला, प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, कितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर जो है प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन। और इसको आप किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, यू एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ वेट, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। यही बोला ना, देखो, अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया। ठीक है, और एनर्जी, यानी कि या आप किस फॉर्म में, बेसिकली लेट से वहां पर ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास प्रोड्यूस हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोडक्शन हुआ है, तो एनर्जी की यूनिट्स क्या होती है, किलो कैलोरीज पर मीटर
स्क्वायर पर यूनिट एरिया, यानी कि ये भी। नेक्स्ट, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। किस रेट के ऊपर ये बायोमास का प्रोडक्शन हुआ जो आपके ऑटोट्रॉफ्स ने किया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज योर प्रोडक्टिविटी। इसको आप किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो? इसको आप एक्सप्रेस करते हो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि एक साल के अंदर कितना बायोमास का प्रोडक्शन हुआ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको आप लोग बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। और उसकी यूनिट्स बेसिकली क्या हो जाएंगी? ग्राम पर मीटर स्क्वायर सेम रहेगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर सेम रहेगा, पर ईयर यानी कि ईयर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। ओके, इट कैन बी डिवाइडेड। अब जो प्रोडक्टिविटी होती है ये दो टाइप की होती है। एक होती है जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। ठीक है, यानी कि जो आपकी है बेसिकली प्रोडक्टिविटी, दैट इज ग्रॉस एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम लोग बात करें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। A considerable amount of gross primary productivity is utilized by plant in respiration. Gross primary productivity minus respiration losses is the net primary productivity. Just a minute. Yes. देखिए कितना बेसिकली, अब ध्यान से समझना, कितना ऑर्गेनिक मैटर एक पर्टिकुलर एरिया से ऑटोट्रॉफ्स ने प्रोड्यूस किया है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी टोटल कितना बायोमास बेसिकली प्रोड्यूस हुआ। अब जितना भी आपका ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास वहां पर प्रोड्यूस हो गया, अब क्या होगा जब प्लांट्स उसको यूटिलाइज करेंगे तो उसका एक मैक्सिमम अमाउंट जो होता है, ये आपका जो है बेसिकली प्लांट्स इसको रेस्पिरेशन लॉसेस के अंदर यूज कर देते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान बेसिकली क्या होता है, उसका लॉस हो जाता है। तो कितना रेस्पिरेशन लॉस हुआ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से, वो आपकी बचती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। So net primary productivity is the available biomass for consumption to heterotrophs. असल में कितना अमाउंट ऑफ बायोमास बचा जिसको आपके हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स बेसिकली कंज्यूम कर सके, वो आपकी होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब अगर बात करें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या थी? आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी कि कितना बेसिकली बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है बाय हर्बीवोर्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? कितना नया ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है कंज्यूमर्स के द्वारा, उसको आप लोग बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। Primary productivity depends upon the plant species. It also depends upon the variety of environmental factors, availability of nutrient and photosynthetic capacity of plants. Therefore, it varies in different type of ecosystem. Obviously, देखो किस टाइप की प्लांट स्पीशीज है उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली प्रोड्यूस होगा, किस टाइप की वहां पर एनवायरमेंटल कंडीशंस है। लेट से अगर डेजर्ट के अंदर हो रहा है, या फिर आप बोले कि अगर हम लोग अगर बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम की हम लोग बात करें, तो लेट से कोई फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है या कोई मेराइन इकोसिस्टम है, तो दोनों के अंदर जो प्रोडक्टिविटी डिफरेंस है वो एक अच्छा खासा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो वो बेसिकली प्लांट स्पीशीज पे भी डिपेंड कर रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, किस टाइप का इकोसिस्टम है या कितना ऑर्गेनिक मैटर वो प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, कितने न्यूट्रिएंट्स वहां पर बेसिकली प्रेजेंट है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो डिफरेंट टाइप की इकोसिस्टम्स के अंदर जो डिफरेंट जो प्रोडक्टिविटी होगी या जो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, दैट विल बी डिफरेंट। द एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि अगर एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी की बात करें आपके पूरे बायोस्फीयर की, दैट इज 170 बिलियन टन, ये ड्राई वेट की बात हो रही है। ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस आर ओनली 55 बिलियन टन्स। ठीक है, तो यानी कि देखो होता क्या है असल में, जो हमारा पूरा, अगर हम अर्थ की बात करें तो मैक्सिमम पोर्शन इज वाटर, बट तब भी जो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस है दैट इज ओनली 55 बिलियन टन्स, यानी कि वो
जो टोटल बेसिकली प्रोडक्टिविटी है, अगर हम 170 की बात कर रहे हैं, तो इसमें से सिर्फ 55% जो है ना, या जो 55 बिलियन टन है जो, वो सिर्फ जो है आपकी एक्वाटिक की है। यानी कि आपकी कितनी बच गई, आपकी बच गई 115 बिलियन टन, ये आपकी टेरेस्ट्रियल से है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डीकम्पोजिशन क्या होता है। यू may have heard of the earthworm being referred to as the farmer's friend। सबको पता है यार, क्योंकि अर्थवर्म बेसिकली क्या करती है, ऑर्गेनिक मैटर कंजम्पशन कर रही होती है कंटिन्यूअसली। दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन द लूजनिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, देखो अर्थवर्म को बेसिकली फार्मर्स फ्रेंड क्यों बोला जाता है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका कंटिन्यूअस ब्रेक डाउन करती है और लूजनिंग ऑफ सॉइल में हेल्प करती है। इसी तरीके से जो आपके डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स का भी यही काम होता है। They break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrients, and the process is known as decomposition। तो बेसिकली वो प्रोसेस जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, आई मस्ट से सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर जब कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जिन फॉर्म्स के अंदर वो यूज हो सके, वाटर यानी कि आपका H2O, ठीक है, और साथ में आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स। ये वो फॉर्म्स हैं जिन फॉर्म्स में बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, आपके ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर सकते हैं। तो जब इन फॉर्म्स के अंदर आपके ऑर्गेनिक मटेरियल का बेसिकली ब्रेक डाउन हो रहा है या कन्वर्जन हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन। डेड प्लांट सच एज लीव्स, bark, flour and dead remains of animals including fecal matter constitute detritus। detritus बेसिकली होता क्या है, जितना भी आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको हम लोग detritus बोल देते हैं, which is the raw material for decomposition। और यही यही जो होता है ना, it acts as a raw material। यही जब मिलेगा तो इसी का बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे होते हैं, इसका डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं। अब डिकम्पोजिशन के जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं क्या क्या होते हैं, द फर्स्ट वन इज फ्रैगमेंटेशन, second is leaching, third is catabolism, fourth is humification, and fifth one is mineralization। this point is very important। अब इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डेट्रीवोर्स यानी कि जो क्या करेंगे, डेट्रीवोर्स का मतलब क्या हो गया, मैं लिख भी देती हूँ साइड में, विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, जो क्या करेंगे, आपके डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करेंगे, उनको हम लोग डेट्रीवोर्स बोलते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, अर्थवॉर्म्स। अब जो डेट्रीवोर्स है ये क्या करेंगे, ये आपका जो डेट्रिटस है यानी कि जो आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब लीचिंग के प्रोसेस से क्या होगा, जो वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल हॉरिजन में नीचे जाएंगे और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। यानी कि लीचिंग के प्रोसेस के अंदर होगा ये, जितने भी वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके सॉइल हॉरिजन में चले जाएंगे बीइंग वाटर सॉल्यूबल, और वो क्या हो जाएंगे, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। यानी कि बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स बेसिकली क्या करेंगे, वहां पर उस डेट्रिटस को और सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। It is important to know that all steps in decomposition operate simultaneously on the detritus। यानी कि ये जितने भी steps हो रहे हैं, आपका जो है बेसिकली फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, लीचिंग हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ये सभी प्रोसेस क्या हो रहे होते हैं, एक साथ में हो रहे होते हैं, एक साथ में हो रहे होते हैं। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। जबकि जो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होते हैं ये जब आपका सॉइल के अंदर डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, ये तब होते हैं। Humification leads, just a minute. Humification leads to accumulation of dark colored amorphous substance called humus। Humification के नाम से समझ में आ रहा है
जब ह्यूमस फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डीकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। अब ये जो ह्यूमस होता है ना, इसके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन का कोई ज्यादा असर होता नहीं है, तो इसका जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लो। बीइंग कोलॉइडल इन नेचर, यानी कि ह्यूमस का जो कलर जो बेसिकली नेचर है दैट इज कोलॉइडल। इट सर्व एज अ रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसके पास में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना ह्यूमस इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स, यानी कि इसका जो डिग्रेडेशन होगा, जो स्लो डिग्रेडेशन हो रहा है, वो कुछ माइक्रोब्स की वजह से होता है। और फिर क्या होता है, कुछ अदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का वहां पर रिलीज होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिनरलाइजेशन। देखो अब सबसे पहले हुआ ये, जो आपके डेट्रिटस थे, जो आपका डेट्रिटस था, उसको आपके डेट्रीवोर्स ने ब्रेक डाउन किया छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसको हमने बोला फ्रैगमेंटेशन। लीचिंग के अंदर हुआ ये, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स आपके थे वो सॉइल ओरिजिन में नीचे चले गए और उसके बाद में प्रेसिपिटेट हो गए एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। इतना होने के बाद में जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स थे, उन्होंने इस डेट्रिटस को सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या कर दिया, ब्रेक डाउन उनका कर दिया, और इसी प्रोसेस को हमने बोला कैटाबॉलिज्म। इसके बाद में, अच्छा ये सब जो हो रहा था ये एक साथ हो रहा था डेट्रिटस के ऊपर। अब ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होते हैं जब सॉइल के अंदर डिकम्पोजिशन होता है। ह्यूमिफिकेशन में होगा क्या, ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा विच इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, और जो उसका बेसिकली नेचर है दैट इज कोलॉइडल, इसके पास में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जो ह्यूमस है इसको जब हम डिग्रेड करते हैं और वहां पर कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिनरलाइजेशन। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये आपसे किस तरीके से पूछ सकते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ऑर्डर बताइए आप, है ना, ऑर्डर बताइए आप कौन कौन सा प्रोसेस किस बेसिकली स्टेप के ऊपर हो रहा है। बेसिकली हो सकता है वो आपसे पूछ लें आप डिसेंडिंग ऑर्डर इसका बता दीजिए, या फिर हो सकता है वो आपसे असेंडिंग ऑर्डर पूछ लें। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, ये आपसे अगर पूछेंगे तो वो ऑर्डर की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली इनकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। अब ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, इट इज एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, यानी कि वहां पर आपको जो डिकम्पोजिशन करवाना है उसके लिए आपको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। और जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है इट इज कंट्रोल्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। किस रेट पे डिकम्पोजिशन होगा और डिपेंड करेगा कि आपके डेट्राइटस का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, कितना सिंपलर है या कितना कॉम्प्लेक्स है, और कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे। In a particular climatic conditions, decomposition rate is slow if detritus is rich in lignin and chitin, and quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugar। यानी कि अगर आपके डेट्राइटस के अंदर लिग्निन और काइटिन बहुत ज्यादा है तो जो डिकम्पोजिशन रेट होता है वो स्लो होता है। जबकि अगर वहां पर आपके डेट्राइटस के अंदर नाइट्रोजन या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो आपका जो बेसिकली डिकम्पोजिशन रेट है वो फास्टर होता है। Temperature and soil are the most important climatic factors that regulate decomposition through their efforts on the activities of soil microbes. Warm and moist environment favor decomposition, whereas low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition, resulting in buildup of organic material। तो इतना मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये बेसिकली आपका डिकम्पोजिशन साइकिल दिखा रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर। देखो ये पेड़ था, ये बड़ा हुआ, अभी लेट से कोई पत्ता जो है इस पेड़ के ऊपर से आपकी जमीन पर गिर गया। अब हो सकता है इसको कुछ एनिमल्स खा ले या कुछ प्लांट्स खा ले, ठीक है। उससे होगा क्या, जो न्यूट्रिएंट्स है वो फूड वेब के अंदर चले गए, ठीक है। अब होगा क्या यही इसके साथ में क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, या तो बेसिकली ये जो लीव्स हैं इनको बेसिकली क्या हो, इनका कुछ पार्शियल डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाए थ्रू माइक्रोब्स। या फिर क्या होगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन, यानी कि जैसे यहाँ पर वाटर बेसिकली सप्लाई होगा तो वाटर की वजह से लीचिंग हो जाएगी। तो अगर ये भी हुआ तो इस केस में भी क्या हुआ, बेसिकली वहां पर क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा।
डिकम्पोजिशन होते होते वहां पर होगा ये कि वहां पर ऑर्गेनिक रिच सॉइल बन जाएगी, जो सॉइल फिर दोबारा से आपके पेड़ की ग्रोथ के लिए क्या हो रही होती है, आपके काम आ रही होती है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस की है इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने आपके 3 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एनर्जी फ्लो और इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो जो है आप अपने नीट और सीयूईटी दोनों के लिए ही रेफर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए ही एनसीईआरटी आपकी जो है उसका एक डीप स्टडी होना बहुत जरूरी है, उसका एक डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा इसका एनोटेटेड पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, उसको आप जाकर प्लीज सब्सक्राइब करिए। और जितना भी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है उसको मैं वहीं पर अपलोड करती हूँ, तो आप वहां से जाके आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है टेलीग्राम पे इसी नाम से एक डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है, तो अगर आप लोगों को कभी भी कोई क्वेरी हो तो आप उस पर भी पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को चैप्टर रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या कोई और भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, मैं सभी डाउट्स को आंसर करूंगी। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, ये आपकी फर्स्ट वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।